जी। हेलो, नमस्कार, आदाब। लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम हफ्ते में एक बार होता है। भारत के पड़ोसी मुल्कों की तमाम अहम खबरों पर चर्चा होती है और ये बिल्कुल अलग किस्म का प्रोग्राम है जिसको आप काफी पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते भी आपने काफी पसंद किया था। इस पूरे इलाके पर जंग के क्या असरात हैं उस पर बात हो रही थी। आज हम एक और बिल्कुल नए किस्म की खबर है। नए किस्म की इसलिए कि इन जंग के हालात में या तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं या दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तकरीबन ऐसी एक सूरत आई है भारत और पाकिस्तान के बीच, एक दूसरे को मदद करने वाली। ऐसे हालात में जबकि मोदी जी हमेशा पाकिस्तान का नाम आते ही इलेक्शन जीतने की तैयारी करते हैं, लेकिन समंदर के बीच में दोनों ने एक दूसरे की मदद की। ये एक बहुत अहम खबर है। उसके अलावा अफगानिस्तान से काफी कुछ अहम खबरें हैं, बांग्लादेश से और नेपाल से। मैं सीधे चलता हूं सैयद अली मुश्तबा के पास। उनसे मैं समझना चाहता हूं कि क्या है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या खबर है। ये तो बहुत ही रेयर खबर है। मैं समझता हूं लोगों को समझना चाहिए क्या है। सैयद अली मुश्तबा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अब सीधा हम लोग खबर के ऊपर चलते हैं और इसका किसी न किसी तरह से जो है वो खाड़ी देशों से और जहां वो जंग का थिएटर है वहां से एक डायरेक्ट लिंक निकाल सकते हैं। वो ये है कि एक भारतीय जहाज आईएनएस विक्रांत, नहीं आईएनएस गौतम, जो भारतीय जहाज का नाम है, वो ओमान से भारत के पोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा था और उसको इस जंगी माहौल में किसी ने चैलेंज भी नहीं किया और वो सीधा सीधा मिड सी में आ गया था। और उसमें 6 भारतीय थे और एक जो है वो इंडोनेशियन क्रू मेंबर थे। अब वो जहाज जो है मिड सी में वो सिंक करने लगा, उसके इंजन फेल हो गए और इसके वीडियो जो है वो काफी वायरल हैं अभी पूरे सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे जो है वो गुजरात में मेरे ख्याल में जामनगर में या किसी जगह पे जो कोस्टल एरिया है वहां से उन लोगों ने सिग्नल रिसीव किया एसओएस का, सेव अवर सोल। ये जो है मतलब वो सिग्नल होता है जो शिप में लोग होते हैं डिस्ट्रेस में। उन्होंने फिर बम्बई से बम्बई में बात किया, बम्बई से फिर ये लोगों ने इस्लामाबाद में बात किया, इस्लामाबाद से फिर कराची से बात हुई और कराची वालों ने जो है वहां से एक उनका जो शिप है उसका नाम है कश्मीर। हम्म। शिप का नाम जो है वो आईएनएस इंडियन नेवल शिप नहीं है, वो पी आई एन एस पी मालूम नहीं, वो पीएस कुछ करके नेवल शिप, उसका नाम है कश्मीर। वो मालूम नहीं जान करके या जो भी कुछ है उसको उन्होंने भेजा रेस्क्यू, मतलब रिकॉन्सनेंस एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। और उन लोगों ने जा करके वो छः या सात जो लोग थे उसको रेस्क्यू किया इन्होंने और उसको फिर टो कर करके उनके जो छोटे नाव होते हैं उससे उसको टो किया गया और टो कर करके जो है उसको भारतीय सरहदों पर वाटर के जो मतलब सरहद होते हैं 22 किलोमीटर उस पार इंटरनेशनल वाटर पे वो छोड़ दिया गया। और फिर हिंदुस्तान के कोस्ट गार्ड उसको जो है फिर लेकर के तटवर्ती इलाके में आए और जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनको खाने का इंतजाम किया और उनको पानी वगैरह दिया। और बहुत ही एक समझ लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया इंडिया को। लेकिन अभी तक जो मैं मतलब मैंने जो अभी तक खबर देखी है उसमें ना ही हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को शुक्रिया किया है ना ही हमारे विदेश मंत्री ने किया है। लेकिन खबर तो अपने आप में है ही है, उसका वीडियो आ रहा है सामने। तो अब इसके आगे क्या होगा वो तो वहीं का वहीं है जो पहले था कि भारत का जो मौकफ है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता है। तो लेकिन इसी बीच में ये भी खबरें आ जाती हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन खबरें हैं। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये तो स्पेकुलेटिव खबर है कि अगर वो भारत की शिप थी, अगर वो पाकिस्तान की शिप होती तो कोई क्या इंडिया भी वही वही करता जो पाकिस्तान ने किया। इस सवाल को मैं जनता के सामने छोड़ देता हूँ इसलिए कि इसका कोई जवाब है नहीं। हम्म। तो हम लोग इस खबर को इसी तरह से देख रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क था जो इंडिया पाकिस्तान के जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, जो हालात हैं, उनमें एक आशा की किरण आ रही है कि इस तरह से भी जो है लोग मतलब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो जी यही खबर है। जी, ऐसी ऐसे इमरजेंसी हालात में मुझे याद आ रहा है कि
वेस्ट एशिया से या किसी और मुल्क से इवैक्यूएशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय और कई देश के लोग थे, और उसमें भारत ने भी अपने पड़ोसी मुल्कों के कुछ लोगों को लाने का काम किया था। और ऐसे हालात में एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं, आमतौर पर दुश्मन मुल्क भी एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी खबर की तरफ जाना चाहता हूं। पाकिस्तान के F-16 जहाजों की भी एक कहानी आ रही है। वो क्या कुछ है? आजकल अमेरिका और पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हो रहे हैं। वो चूंकि ईरान वाली जंग से उसकी जान छुड़ाने में मदद कर रहा है। क्या कुछ है वो खबर? जी जी, ये बहुत खबर है। ये भी इंडिया पाकिस्तान से ही किसी तरह से लिंक है, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान ने F-16, वो आज नहीं, वो 10-15 साल पहले जो है वो बेनजीर भुट्टो के टाइम में या उससे पहले पाकिस्तान को दिया था। और वो F-16 जो है तैयारे, वो मतलब अपग्रेडेशन के लिए है, उसको अपग्रेड करने के लिए। और उसकी चाबी, अपग्रेडेशन की चाबी, वो अमेरिका के पास है। और बार बार जो है अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान जो है वो गुहार लगाता था कि अब ये जहाज को और फ्लीट को उनके जो है आप अपग्रेड कीजिए। इंडिया बीच में जो है आ जाता था और उसको जो है रोक देता था। अब उसमें जो है, अब नई जो खबर ये है कि पाकिस्तान ने $4.5 मिलियन अमेरिका को दिए हैं, और अमेरिका मान गया है कि F-16 को जो है वो अपग्रेड करेगा, जो कि इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ही मतलब एक सेटबैक है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो है वो मतलब इंडिया उसको कॉर्नर करता था इसी बात पे कि अमेरिका को कहता था कि ये जहाज जो है वो हमारे अगेंस्ट यूज होंगे, इसलिए। लेकिन वो जो संधि है पाकिस्तान की और अमेरिका की, उसके साथ यही था कि F-16 जो है ये अफगानिस्तान थिएटर में यूज होंगे। हम्म। और खासकर उसमें बिलखसूस जो है वो उन्होंने रोक दिया था कि इंडिया के अगेंस्ट नहीं यूज होंगे। हम्म। लेकिन अभी हमें याद है कि इंडिया की तरफ से एक ये जो हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले वाला, बालाकोट या किसी और में, इंडिया ने फ्लैश किया था एक न्यूज जिसमें उनके एक अफसर वाकायदा यूनिफॉर्म में खड़े थे कि F-16 जो है, उसने बताया कि ये अंश जो है F-16 के हैं, और F-16 जो है यहाँ उसको उसको हम लोगों ने मार गिराया, ये किया। जो कि बाकी जो जो मतलब एजेंसीज हैं वर्ल्ड के, उन्होंने कहा कि ये बकवास है, वाहियात है। और वो मतलब इस तरह के जो प्रोपेगेंडे होते हैं उस पर उन्होंने ये कहा था इंडिया ने कि पाकिस्तान ने F-16 यूज किया था। मेरे ख्याल में ये वही टाइम है जबकि वो जो इंडियन जो पायलट है वहां गिरफ्तार हुआ था, हम्म। उसका नाम जी, क्या था, इंडियन पाकिस्तान वो जो है, जी हाँ। हाँ, वो बालाकोट वाले वाले वो हाँ, जो वो ऑपरेशन हमारे हुआ था। एक पायलट वहां पर गिरफ्तार हुआ था। उनको वापस वापस लाया गया था बहुत जल्दी, 24 घंटे के अंदर अंदर शायद हाँ वो वापस भी आ गए थे। जी जी जी, वही वाकया है। हाँ। तो हाँ। अब जो हम खबर पे आ रहे हैं वो ये है कि उसके अंदर कुछ रडार वगैरह भी लगे हुए हैं उन F-16 में, उनको अपग्रेडेशन हो रहा है। और वो अमेरिका ने बहुत ही मतलब रजामंदी के साथ उसकी अपग्रेडेशन किया था। अभी तक वो रेजिस्ट कर रहा था, क्योंकि अब वो जहाज भी जो है, अब वो अपने मतलब ये है कि अब तो F-17, F-18 क्या क्या है वहां तक पहुंच चुका है। ये तो F-16 ही है जो कि उनका एक ये है। तो ये पाकिस्तान से बड़ी खबर है और इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम्म। इंडिया जो है वो जो है एयरफोर्स में स्ट्रगल कर रहा है, एयरफोर्स एयर पावर के लिए। और अभी राफाल के आने में बहुत देर है, 114 राफाल जो आएंगे। और पाकिस्तान जो है उसने अपना JF-17 थंडर जो है, जो चाइना वाला है, उसका जो काफी जलवा दिखा दिया था उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में। हम्म। तो यही है खबर। जी 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 जी, ये बहरहाल भारत के रक्षा के लिए, भारत की फौज के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन यह कि पाकिस्तान अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, जिसमें मदद कर रहा है अमेरिका। जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं इसमें? जी, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा था। तो हाँ। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑपरेशन सिंदूर की 7 मई को हो गई है। हम्म। और इंडिया में जयपुर में एक बैठक हुई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं। और उन्होंने पूरे मतलब डिफेंस के जो स्टाफ है उनके साथ मतलब कुछ चिंतन किया है कि इंडिया की डिफेंस कैसी है, किस तरह की है। और इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने कहा है कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर में जीत चुके हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था हमने अचीव कर लिया है। और हमने जो है वहां जाके बॉम्ब कर दिया था, और वहां पे जो है टेरर कैंप्स को हमने मतलब ध्वस्त कर दिया था। अब रॉयटर्स की खबर आ रही है कि सैटेलाइट इमेजेस के बाद जो जो बिल्डिंगें या जो भी चीजें ध्वस्त हुई हैं वो फिर बन करके उसी तरह तैयार हो गई। हम्म। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड ये
जो फर्स्ट एनिवर्सरी हो रहा है, 7 मई को ऑपरेशन हुआ था। फिर उधर से जो है वो जो पाकिस्तान का रिटेलिएशन 9 तारीख को हुआ था, वो इम्प्रेगनेबल वॉर, क्या बड़ा फारसी का शब्द है, बुनियान क्या, वो जो उनका कोड नेम था। तो ये खबर है जी, बहुत इम्पोर्टेंट। जी जी, बहुत बहुत अहम आपने इंफॉर्मेशन दी, अपडेट दिया। अच्छा, अब चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान की तरफ से खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। जी, अफगानिस्तान से तो बहुत सारी खबरें हैं, एक पैकेज है अफगानिस्तान का, हाँ लेकिन एक एक करके हम लोग उसको सामने रखते हैं। एक तो जबीउल्लाह मुजाहिद साहब का स्टेटमेंट आया है, और साथ साथ आमिर खान मुत्तकी का स्टेटमेंट आया है। हाँ। और इन दोनों का स्टेटमेंट लगभग एक ही है, एक ही सिलसिले में, एक ही हम्म मतलब बात हम्म को दोनों बता रहे हैं। हम्म एक तो वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, उनको इसका दुखड़ा है। हम्म और वो ये कह रहे हैं कि रशिया के बाद किसी और कम्युनिटी में ने हमें, किसी और कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है। जबकि आमिर खान मुत्तकी ये कह रहे हैं कि हमारे 36 मुल्कों से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गए हैं, हम्म और एक के अलावा जो है कोई और मतलब हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकॉग्निशन के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप हमसे, मतलब ये है कि हमको कम्युनिटी ऑफ नेशंस में, या जो भी लोग हैं यूनाइटेड नेशन वगैरह में जगह दीजिए। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कुछ ममालिक और कुछ अनासर और कुछ एंटी अफगानिस्तान लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो अफगानिस्तान टेररिज्म का हब है, जो कि उन लोगों ने उसकी खंडन की है। उसने कहा यहाँ कोई टेरर ग्रुप नहीं है, और मतलब जो भी लोग कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। और इसमें उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया है, नाम तो आ ही चुके हैं। वो जर्मनी का भी नाम आ चुका है, और वेस्टर्न यूरोप में भी कई कुछ कंट्रीज हैं जो ये कह रहे हैं कि अलकायदा अभी भी वहाँ पे है। और पाकिस्तान तो बाकायदा उसने एलिगेशन ही लगाया है कि अलकायदा और आईएसआईएस, इन लोगों के ऑपरेटिव जो है वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए गुहार लगाना कि हमें आप मतलब शामिल कीजिए अपने मतलब पूरे ममालिकों में, और हमारे यहाँ से जो है तजारत और कारोबार और ये सब चीज़ कीजिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम लोग टेरर फ्री हैं। तो ये जो है, ये जो है, ये खबर जो है ये बहुत अच्छा अच्छा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज जरा समझने की है। मुस्तफा साहब, एक बात बताइए। जाहिर है आप खबरें वेस्ट एशिया की भी फॉलो तो कर ही रहे हैं। अभी इस जंग में जो ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो ये जंग है, दो जंगें हो चुकी, अब तीसरी है। और इसराइल और अमेरिका को लगातार नाकामियां मिली हैं। और पूरी दुनिया के एनालिस्ट अब ये कह रहे हैं कि ताकत का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। अब अमेरिका की कोई सुनेगा नहीं आने वाले दिनों में। अमेरिका की हैसियत अब कमजोर हुई है। तो क्या अमेरिका की कमजोर होती हैसियत से तालिबान की हुकूमत के रिकॉग्निशन में कुछ आसानी होगी? क्या अफगानिस्तान को कुछ राहत मिलेगी अमेरिका के कमजोर होने से? जी, ये गैब की बात है, अभी हम इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो हालात अभी हैं और इस वक्त हैं, उसमें यह है कि मतलब जो भी कंट्रीज हैं, अमेरिका और उसके अलाई, नेटो अलाइज और जो भी कुछ हैं, वो कोई इस मूड में नहीं है कि अफगानिस्तान को वो जो है वो शामिल करें। अब ये देखिए कि और कितनी कम होगी, और क्या चाइना और रशिया इसकी वकालत करेगा मतलब यूनाइटेड नेशन में, और उनसे कहेगा कि आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। तो ये सब फ्यूचरिस्टिक खबर हैं। जो भी रियल खबर है उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। वो 3-4 खबरें हैं। जी जी जी। पहली खबर ये है कि अफगानिस्तान जो है वो उसने, रशिया में एक मीटिंग हुई थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। हम्म ये एक नया इदारा जो है जो रशिया ने शुरू किया है, जो अपने यहाँ उनका एक प्रोविंस है तातारिस्तान, हम्म और उसकी उसका जो कैपिटल है वो है कजान, हम्म जिसमें अभी लास्ट ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कजान। और ये पूरा तातारिस्तान जो है वो ओवर 60 to 70% मुस्लिम हम्म मतलब स्टेट है रशिया हम्म का। और तातार की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जो कि बहुत जोरावर कौम थी एक जमाने में, हिस्ट्री में, मेडिवल इंडिया में। उस टाइम जो है वो अमेरिका और रशिया और चाइना नहीं होता था, बल्कि तातार और मंगोल होते थे। हम्म और मंगोल और तातार की लड़ाइयाँ जो हैं उसी कब्जे के लिए कि यहाँ से लेके वहां तक
मंगोल तो बगदाद तक आ गए थे, बगदाद की लाइब्रेरी को उन्होंने जला दिया था। और तातार जो हैं वो उनसे, उनके खौफ से दुनिया कांपती थी। तो ये वही तातार है जो अब रशिया का हिस्सा है, और ये तातार लोग जो हैं ये तातारिस्तान कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे ये मीटिंग हुई, और उसके साथ इसके बैकड्रॉप में और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं, जो कि गल्फ कंट्रीज के ममालिक हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन भी आए, जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं वो भी आए। अब इनकी जो है साइडलाइंस पे भी जो है बात हो रही है, और अफगानिस्तान के साथ जो है ये बिलखसूस बहुत सारी बातें हुई उसी साइडलाइन में, कजान में। जिसमें एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि तातारिस्तान से एक कॉरिडोर खुल रहा है। तो कॉरिडोर का मतलब होता है रोड, जो कि किर्गिस्तान होता हुआ अफगानिस्तान आ जाएगा, और ये रशिया से लिंक है अफगानिस्तान का। अब डायरेक्ट जो है अफगानिस्तान वाले रशिया पहुंच जाएंगे, उनको बाकी सेंट्रल एशियन मुमालिक से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ किर्गिस्तान से मतलब है, और किर्गिस्तान के बाद वो तातारिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा एक अहम मतलब खबर बड़ा सामने आई है कि कैसे नेटवर्क जो है मेजर वो बन रहा मेजर डेवलपमेंट है, और ये कि अफगानिस्तान अपनी तरह से कोशिश कर रहा है। इसी तरह से चाइना से भी वो बाई रोड जुड़ा हुआ है, और है। ईरान जी भी एक कोई रेलवे लाइन बिछाने का उसके पास प्रोजेक्ट है, जो जी अफगानिस्तान को चीन तक पहुंचाएगा। ईरान, अफगानिस्तान, चीन तक रेलवे लाइन, उस पर भी कहीं काम होने की खबरें आ रही हैं। तो अफगानिस्तान अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के जाए, चाइना भी अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। पिछले दिनों हमने सुना था कि कुछ मेटल्स उसने ले जाना शुरू किए थे, अब वो फ्रूट वगैरह तक भी एक्सेस बढ़ा रहा है। वो क्या है चीन और अफगानिस्तान के बीच? जी 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 जी, ये भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो कंधार में आ गया है चाइना। हम्म। और कंधार जो प्रोविंस है वो तो एक दूसरा कैपिटल है अफगानिस्तान का, तालिबान का, हम्म। जहाँ पे उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं अखुनजादा जो हैं वो वहाँ रहते हैं, हम्म। हैबतुल्ला। तो वहाँ पे चाइना जो है, क्योंकि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान जो है बहुत रिच है ड्राई फ्रूट्स में, हम्म। और उसके बाद जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं, सेब हैं, अंगूर हैं, और क्या क्या हैं। हम्म। वहाँ एक चमन, एक कोई जगह है हम्म। जहाँ पे दिल्ली में आ जाता है कि हम्म। चमन के अंगूर ले लो, चमन के मोती ले लो, चमन के मोती ले लो। लोग यहाँ दिल्ली में बोलते हैं, ये वही चमन है जो अफगानिस्तान में है, और मेरे ख्याल में ये अंगूर भी वहीं से आते हैं। जी जी। तो अब चाइना जो है वहां से वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करना चाहता है अफगानिस्तान में। अब उन्हें तरखाम बॉर्डर और पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, हम्म। अब वो सीधा वाखान कॉरिडोर से वो चाइना ले जाएगा। और चाइना खुद ही इतना बड़ा उसकी मंडी है कि वो पूरे के पूरे अफगानिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, और मेटल रिसोर्सेज को भी जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है। हम्म। तो ये बड़ी खबर है कि चाइना की एंट्री जो है यहाँ तक हो गई है। हम्म। अब अफगानिस्तान के सिलसिले में मैं एक अपना तस्जा दे रहा हूँ हाँ। कि देखिए, एक तापी चल रहा था जिसके बारे में हम लोग काफी बात करते रहते थे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया। तो वो एक गैस पाइपलाइन का एक जरिया था जो कि मतलब अफगानिस्तान तक तो आ गया, पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा, और इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ये सेफ हेवन था कि आप हरमुज की खाड़ी से जाकर के एलपीजी नहीं लें। हम्म। और जो इंडिया के अंदर एलपीजी की क्राइसिस है, वो इस रूट से, तापी रूट से आ सकता था इंडिया में। हम्म। और दूसरी तरफ एक और जो पाइपलाइन बन रहा था वो था ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, मतलब जी पेट्रोल पाइपलाइन, जी जी। जिसको अमेरिका ने रोक दिया। अगर वो साकार हो जाता तो हम वेस्ट एशिया पे आश्रित नहीं होते, ये मेरा कहना है। बिल्कुल हम बिल्कुल। गैस के लिए भी आश्रित नहीं होते, मतलब जो एलपीजी गैस है, कुकिंग गैस है, उसके लिए भी नहीं होते, वो तो ऑल्टरनेटिव सोर्स से आ रहा था। हम्म। और ये जो है ईरान से आ जाता हमारे पास तेल। ईरान के पास इतना तेल है हम्म। कि वो पूरे हिंदुस्तान की जो खपत है उसको वो पूरा कर सकता था। लेकिन बीच में आ जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो बनती नहीं है। हम्म। तो ये सब जो चीजें हैं वो कितना कंट्री को मतलब पीछे ले जा रही हैं, या कंट्री के मुफाद को कितना पीछे पहुंचा रही हैं, मैं इसी की बात आपके अरे सब सामने वो करना वो चाह जो रहा हूँ। था वो जो था पाकिस्तान से ना बनने वाला इशू नहीं था। वो अमेरिका का दबाव था कि ईरान से गैस नहीं लेना आपको। ये जो और उसका ऑल्टरनेट जो बताया गया था, वो भी तो पाकिस्तान से आ रहा था, और अफगानिस्तान भी उसमें शामिल था। सिक्योरिटी का बहाना बनाया कि पाकिस्तान सिक्योर मुल्क नहीं है, और अफगानिस्तान भी जहां जंग की हालत रहती है, और पाकिस्तान भी, और वो कैसे सिक्योर हो जाएगा?
तो ये अजीब 2009 में भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर के वो फैसला किया था। उस गैस पाइपलाइन से अमेरिका के जरिए कई नुकसान भारत उठा चुका है और उठा रहा है, लेकिन हुकूमतें नहीं समझती, या क्या पता एप्स्टीन वाला मामला है क्या है, वो बहरहाल गौर करने की बात है। आगे अच्छा आगे हम चलते हैं और खबरों की तरफ। नेपाल की तरफ से कुछ लेपू लेख वाली कुछ आवाजें आ रही हैं, वो क्या कुछ है हमें याद है? तो एक बार जिक्र हुआ था काला पानी, लीपू लेक, क्या 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 काला पानी एक जमाने में मशहूर थी, वो जेल मशहूर थी किसी जमाने में, लेकिन ये क्या है लीपू लेक वाला मामला, क्या है जिसमें नेपाल ने अब फिर आवाज नहीं उठाई नहीं, है? देखिए मैं पहले खबर को बता देता हूँ। ये लीपू लेक जो है वो इंडिया का हिस्सा है और इंडिया इसको कहता है कि हमारा हिस्सा है। और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और इस रास्ते से इंडिया ने रोड बना दिया है। और हिमाचल से एक टनल जाता है, वो चाइना में जाकर के खुलता है। वो टनल कोई 4-5 किलोमीटर का है, उसमें टॉर्च वॉर्च लगा करके ये जो मतलब क्या कहते हैं तीर्थ यात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर के यात्रा पे जाते हैं, वो एक बड़ा बड़ा ही प्रोजेक्ट है। वो उसको वही मुकाम हासिल है। मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने उसको हज का दर्जा दिया हुआ है। हम्म। और वो यहाँ से उसकी बाकायदा जो है वो एबल्ड बॉडी जो 35 साल के और 30 साल के लोग हैं जो कि ट्रेकिंग वगैरह कर सकते हैं वही जा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस होती है, उसके लिए पैसे लगते हैं। और फिर इंडिया उनको ले करके जो है वो टनल तक ले जाती है और उस पार तक करा देती है। और फिर चाइनीज जो है उनको ले करके कैलाश मानसरोवर में जाते हैं। मानसरोवर में वो नहला नहाते हैं और शिव के जो पर्वत है जिस पर उन्होंने तपस्या की थी उसको देखते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर वो सब चाइना का हिस्सा है और वो तिब्बत का एरिया है। तो वो सब जो है, तो अब बात आ गई है लीपू लेक की। अब लीपू लेक की कहानी यह है कि नेपाल ये कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है हम्म। और इसको इंडिया यूज नहीं कर सकता है। इसके ऊपर काफी फसाद खड़ा अभी हुआ था और ये बेलन शाह ने इसको अभी आते ही उठा दिया है। और इसका जो इख्तिताम इस बात पे हुआ था कि रणधीर जायसवाल ने कह दिया कि ये भारत का हिस्सा है। 1954 से जो है हम इसको यूज कर रहे हैं और हम यूज करते रहेंगे। अगर कोई आपको तकलीफ है तो आइए टेबल पर बैठिए, अपने क्लेम बताइए और अपना मतलब जो भी कुछ है आपका एविडेंस दीजिए कि आपका क्यों है। अब मैं सामाइन को समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये ग्रेटर नेपाल की कॉन्सेप्ट है। जैसे भी ग्रेटर इसराइल चल रहा है आज के जमाने में, उसी तरह से अखंड भारत भी चल रहा था, उसी तरह से अखंड नेपाल भी चल रहा है। तो ये सब जो एरिया हैं जो कि आपको चौंका देंगी कि अरे देहरादून है और देहरादून से और ऊपर पढ़ो तो ये तो नेपाली सब हैं, ये हिंदुस्तान में कैसे आ गए? ये दार्जिलिंग का एरिया है, यहाँ नेपाली लोग कैसे आ गए? इन्हें तो नेपाल में होना चाहिए था, लेकिन ये हिंदुस्तान का एरिया है। तो बहुत सारा एरिया जो शुरू होता है एक तरह से समझ लीजिए वेस्ट बंगाल से और उस बॉर्डर से, वो भारत का हिस्सा बन गया था ब्रिटिश के टाइम में। ब्रिटिश ने उसको ये समझा कि ये वैल्यूबल प्रॉपर्टीज हैं जिसपे हम हिल स्टेशन बना सकते हैं और अपने तफरी और अपने ऐश के और आराम के लिए बना सकते हैं। तो उन्होंने 1916 की ट्रीटी में, संगोली ट्रीटी में, वो सारे जो 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 इलाके थे या सारे जो वो भारत में मिला लिए। अब उनका नेपालियों का कहना है कि हम लोग तो अनपढ़ जाहिल गंवार थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य ने किया वो कर लिया। अब हम लोग पढ़ लिख कर करके बढ़ के आ गए हैं, अब हमें ये मतलब खल रहा है कि हमारी टेरिटरी को कैसे भारत कब्जा किए हुए। तो ये जो मतलब एक समझ लीजिए कि वहाँ मतलब एक आंदोलन कह लीजिए या अंदर अंदर जो है ये लावा पक रहा है, जो कि ये चाहता है कि ये सारी टेरिटरी को हम आज़ाद कर लें और नेपाल के साथ उसको मिला लें जो कि नेपाल का ही पार्ट है। अब समझ लीजिए कि एक देहरादूनी को जो है अगर नेपाल जाना है तो उसे बिहार आना पड़ेगा या गोरखपुर जाना पड़ेगा, वो वहां से नहीं जा सकता है नेपाल। और या तो जो दार्जिलिंग वाला है उसको भी उसी तरह के जो 14 पॉइंट्स हैं वो करने पड़ेंगे। तो ये सब हिस्ट्री के बड़े दाव पेच है जिसको मतलब निकलते रहते हैं, लेकिन इसको समझना चाहिए बहुत ही गौर और फिक्र के साथ। और फिर ये देखना चाहिए कि इनका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, क्या वो आइए सही बोल रहे हैं या क्या हम
जी बिल्कुल, ये ऐसे इंटरनेशनल सीमा विवाद होते हैं, बहुत से मुल्कों के बड़े पेंडिंग रहते हैं, बहुत अरसे तक चलते रहते हैं, उनका कोई हल नहीं हो पाता। बहरहाल ये भारत जो है वो अपनी नज़र से ऐसे देखता है कि एक नेपाल छोटा मुल्क, और हमारे तो साथ ऐसा है कि हमारे यहाँ एक दूसरे यहाँ आने जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। और अब वो नेपाल जो भारत के बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो अब सवाल उठाने लगा है भारत के सामने, एक तरह से कुछ विवादों को खड़ा करने लगा है। ये बहरहाल भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही। अच्छा, अब चलते हैं बांग्लादेश से जो खबरें हैं। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है? एटॉमिक पावर प्लांट रूस ने कोई बनाया है, उस वो क्या कुछ है, वो कहानी क्या है? जी जी जी। एक एक एटॉमिक पावर प्लांट जो है रशिया ने बांग्लादेश में बना रही है वो। हम्म, और वो जो है अब वो एक्टिव हो गया है, उसने फ्यूल लेना शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट जो है 3 4 5 साल से शुरू हो चुका था। ये पीसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मतलब कहने का बिजली जो होती है हम्म, हम आप घर में जो यूज करते हैं उसके एनर्जी जनरेशन के लिए ये प्लांट है। हम्म, और ये कह रहे हैं वहाँ बांग्लादेशी क्लेम कर रहे हैं कि 2026 में वो हमें हैंड ओवर कर देंगे। अब पैरेलली जो है इंडिया में तमिलनाडु के अंदर एक जगह है कुंडकोलम, जहाँ रशिया ये प्लांट लगा रही है। हम्म, और वहां पे भी वो प्लांट बना रही है जो प्लांट वो बांग्लादेश में बना रही है। यहाँ जो है लोकल पॉलिटिक्स हो गया है और लोग जो हैं वो उसके खिलाफ हैं। और उस पर काफी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग मरे भी हैं जो एजिटेट कर रहे थे। तो ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में वो खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये न्यूक्लियर प्लांट तो है लेकिन ये वेपन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने आप को आत्मनिर्भर बिजली के लिए जो है वो करना चाह रहा है। तो ये खबर बांग्लादेश की बड़ी अहम है। हम्म। जो दूसरी और तीसरी खबर जो है वो और भी बड़ी चौंका देने वाली है कि अब बांग्लादेश हमारे ने पास भारत। वक्त जरा अब हमारे पास वक्त जरा कम रह गया है। 3 4 मिनट में जो आग बाकी खबर है बांग्लादेश की, वो जरा जी बता जी दीजिए। जी हाँ, जी जी। दो खबरें हैं, उसके बाद फिर जो भी कहेंगे आप तो। जी। एक खबर तो यह है कि बांग्लादेश ने अपने कुछ सैनिकों को या डिफेंस फोर्सेस को और रडार को, जो आजकल जो मिसाइल और रडार का जो खेल चल रहा है, उसको ला करके सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है या जिसको चिकन नेक है वहां पे लगा दिया है। और उसके बाद एक तरह से समझिए कि सैन्य तैयारी जो है बांग्लादेश ने वो कर ली है अपनी तरफ से कि अगर कुछ इंडिया से कुछ अगर झगड़ा हुआ तो हम तैयार हैं। अब तीसरी खबर जो बांग्लादेश से है वो ये है कि वहाँ के एक एमपी हैं जो कि जमात इस्लामी के एमपी हैं। उन्होंने एक तशवीश जाहिर की है कि अभी हो सकता है जो बंगाल का इलेक्शन हुआ है और इसमें 28 लाख वोटरों को काट दिया गया है और 90 लाख लोगों को जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी तैयार रहे, एक तो रोहिंग्या तो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। अब ये इंडियन जो बांग्लादेशी हैं इनका पुश होगा, मतलब बंगाली जो है उनको पुश होगा बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश उसको कैसे संभालेगी इतनी बड़ी रिफ्यूजी की संख्या, कोई 60 लाख लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जाएंगे। तो उन्होंने इसके बारे में एक अलार्म रेज किया है और कहा है कि हम तो मतलब यह है कि हमें तैयार होना पड़ेगा कि इसको हम कैसे डील करें। तो ये खबरें जो हैं ये बड़ी अहम है। हम्म। अब इसके आगे जो भी आप कहना चाहें तो उस पर हम जी, लोग कुछ ये चर्चा कर सकते हैं। और ये कंसर्न जो है वो वेस्ट बंगाल और असम में बीजेपी के जीतने के बाद सामने आया है। हालांकि इलेक्शन के बाद के जो नतीजे आए हैं उस पर अभी विवाद जारी है, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ आई है और यहाँ से वोटर्स के नाम कटे हैं, तो उन्हें बांग्लादेश शायद जाना पड़ेगा। मुझे याद याद आ रहा है कि उधर म्यांमार के भी बहुत बड़ी तादाद में उनके यहाँ रेफ्यूजीज हैं। बांग्लादेश खुद कम इलाका और ज्यादा पॉपुलेशन का एक मसला हमेशा झेलता रहा है, लेकिन वो रेफ्यूजीज का सिलसिला अगर हर तरफ से जाए बांग्लादेश की तरफ तो उनके लिए बहरहाल मुश्किलें पैदा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आप अपने वतन से भी, अपने गांव से भी हमारे लिए वक्त निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दर्शकों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए
ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।